अगला प्रश्न है, ध्रुवीय अंचल से क्या समझते हैं? ध्रुवीय अंचल दो गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री के अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती ध्रुवीय अंचलों में दो वायु चाप वलयों की सृष्टि होती है। 80 से 90 के बीच में आपका कौन सा पड़ता है? 80 से 90 में आपका ऊपर वाला, ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में है 80 से 90, ठीक इसके उत्तरी ध्रुव के नीचे दक्षिणी ध्रुव में भी वैसे ही, ठीक है। तो क्या है, 80 से 90 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती ध्रुवीय अंचलों में दो वायुचाप वलयों की सृष्टि होती है। इन क्षेत्रों को ध्रुवीय अंचल कहते हैं। इसकी क्या निम्न दाब है या उच्च दाब युक्त है, ये देखा जाए। यह दोनों ध्रुवीय अंचल लगभग संपूर्ण वर्ष बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इस कारण यहाँ की वायु अत्यधिक ठंडी और भारी होती है। तो यहाँ पर कैसा होगा वायुदाब, निम्न होगा कि उच्च होगा? क्या होगा आपका? उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि यहाँ पर हवाओं ठंडी हवाओं का प्रेशर होता है। इस अंचल में सूर्य की किरणें तिर्यक या टेढ़ी में पड़ने के कारण तापमान वर्ष भर कम रहता है। इस कारण यहाँ की वायु जलवाष्प का परिमाण कम होता है। सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखीय में, और यहाँ पर इनकी रोशनी दिखती है तिरछी पड़ती है। सूर्य जो है यहाँ पर है, तो इस तरह से बहुत तिरछी पड़ने से कारण क्या है कि आपका तिरछी पड़ने के कारण आपका सूर्य की रोशनी की गर्मी नहीं मिल पाती है और यहाँ पर ठंडी बनी रहती है। पृथ्वी के आवर्तन गति के कारण ध्रुवीय वृत्त प्रदेश अंचल में वायु का कुछ भाग ध्रुवीय अंचल में उतर जाता है, और कुछ भाग आवर्तन गति में घूर्णन गति के कारण ध्रुवीय वृत्त प्रदेश अंचल का वायु का कुछ भाग ध्रुवीय अंचल में उतर जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ध्रुवीय अंचल में जो वायु होती है ठंडी होने के कारण आपका वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है, और यहाँ पर साल भर हमेशा ठंडी बनी रहती है, बर्फ़ से जमा होती है। कारण है कि सूर्य की रोशनी यहाँ पर सीधी नहीं तिरछी पड़ती है, और यहाँ पर आपका गर्म हवाएं भी नहीं रहती है, जो कारण से आपका वायुदाब हमेशा उच्च रहता है। तो आपको मैं बतला देता हूँ, ये जो 7 पेटी है नीचे, यहाँ देखिए, आपको मैं इस तरह बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये जो 7 पेटी आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में आपका उत्तरी ध्रुव से मैं गिनता हूँ सुमेरु चाप वलय, जो आपका 80 से 90 के बीच में है, उसके नीचे उतर जाइएगा तो आपका यहाँ से आपका 80 से 90 सुमेरु वृत्त चाप वलय या ध्रुव वृत्त, इसका नाम है ध्रुवीय अंचल। और ठीक इसके तब यहाँ पर क्या होता है, आपका ध्रुव वृत्त की तरफ आपका वायुदाब उच्च रहता है। ठीक इसके फिर नीचे आइएगा तो आपका ये कौन सा जगह है, 60 से 80 के बीच में है इसका। तो 60 से 80 के बीच में इस भाग को क्या नाम देते हैं? आपका सुमेरु चाप वलय है, जिसमें से आपका यहाँ से आपका यहाँ तक 60 से 70 तक आपका कौन सा है? ये है आपका ध्रुवीय प्रदेशीय अंचल। इसमें वायुदाब कैसा रहता है आपका? 60 से 70 के बीच में वायुदाब का घनत्व कम रहता है। यहाँ पर वायु गर्म रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर वायुदाब कम रहती है। फिर उसके बाद ठीक उसके बाद 60 से नीचे चलाइएगा। 60 से आपका नीचे आने से क्या होगा, आपका ठीक ऊपर वाला जो है कर्क रेखीय व मकर रेखीय पढ़ते हैं, जो है आपका। फिर आपका नीचे आइएगा, उसके बाद 25 से 35 के बीच में आपका कर्क रेखीय और वायुदाब पड़ती है। यहाँ पर आपका वायुदाब उच्च होती है, और फिर उसके बाद आपका नीचे चलाते हैं तो यहाँ पर आपका वायुदाब निम्न होती हैं। यानी कि 0 से 5 के बीच में जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, 0 से 5 आपको नीचे से आप समझा देता हूँ। 0 से 5 के बीच में यहाँ पर कितना है, भूमध्य रेखीय अंचल, जिसमें वायुदाब आपका निम्न होती है। फिर 5 से 25 0 से 5 बोलो, फिर 25 से 35 के बीच में ये वाला रेखा जो है वो मकर रेखीय उच्च दाब, यहाँ पर वायु का प्रेशर ज़्यादा रहता है।
यानी कि यहाँ पर आपका ठंडी हवाएं रहती हैं और वायु का दाब ज़्यादा रहता है, इसलिए इस अंचल का नाम मकर रेखीय उच्च दाब, और ऊपर का जो है आपका कर्क रेखीय उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखीय उच्च दाब है। फिर उसके बाद 25 से 35 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ठीक आइएगा तो आपका पड़ेगा 60 से 70 के बीच में, ठीक है। तो 60 से 70 के बीच में आपका हो गया कुमेरु वृत्त प्रदेशीय दाब वलय, और ऊपर में हो जाएगा सुमेरु वृत्त प्रदेशीय दाब वलय। यहाँ पर आपका वायु दाब कैसा होता है, आपका निम्न होता है, कम घनत्व वाले होते हैं, ठंडी हवाएं माफ़ करिए गर्म हवाएं रहती हैं, जिसके कारण ठीक इसके ऊपर में आ जाइएगा 80 से 90 के बीच में आपका वायु दाब अधिक होता है। इस उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव है और इस बेल्ट का नाम दक्षिणी ध्रुव अंचल कहते हैं। उसके ऊपर वाला पिंक वाला आपका कुमेरु वृत्त प्रदेशीय अंचल वलय कहते हैं या बेल्ट कहते हैं, मकर रेखीय उच्च दाब वलय कहते हैं, और ऊपर का वलय मीन्स बेल्ट, और ऊपर का भूमध्य रेखीय दाब वलय कहते हैं। और यहाँ से पूरा हो गया आपका 90, ठीक इसके ऊपर में आपका हो गया 80 से 90, माफ़ करिए 0 से 90। तो 90 या 90 कितना हो गया आपका 180 का एक वृत्त होता है। एक वृत्त के हिसाब से आपका यहाँ पर दिखला दिया गया है कि 90 में आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को किस तरह से वलयों में बांटा गया है। तो कुल वलय की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। और सबसे बड़ी वलय की संख्या कौन है, रेखा कौन है, भूमध्य रेखीय वलय। और ठीक उसके ऊपर में जो पड़ती है कर्क रेखीय मकर रेखीय, और ठीक और ऊपर में जाइएगा तो सुमेरु वृत्त प्रदेशीय वलय, और नीचे कुमेरु वृत्त प्रदेशीय वलय, और ठीक और ऊपर में जाइएगा तो आपका ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय अंचल, दक्षिणी ध्रुवीय अंचल या वलय, ठीक है। तो इस तरह से 7 कुल मिलाकर ध्रुवीय अंचल हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको क्लियर हो गया होगा पृथ्वी में जो 7 वलयें हैं उनके बारे में। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र बहिर्मुखी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? केंद्र बहिर्मुखी बल किसे कहते हैं, आपका देखते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, इसमें आपका 2 बच्ची हैं आपस में गोला करके घूम रही है। तो शरीर का जो भाग है पैर नीचे का वो एक केंद्र में है, और शरीर का ऊपर सिर का भाग है आपका दोनों तरफ से झुका हुआ है। तो इसको ही हम केंद्र बहिर्मुखी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप आपका परिभाषा में देखें, दोनों ऐसे घूमते हुए केंद्र से थोड़ा बाहर की ओर झुक जाती है। यहाँ केंद्र से बाहर की तरफ केंद्र बहिर्मुखी बल के प्रभाव से ये पीछे की ओर झुक जाती है, मतलब इसे ही हम केंद्र बहिर्मुखी बल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी भी अपने केंद्र से थोड़ा बाहर से होकर झुक कर घूमती है। हमारे शरीर भी अगर घूमते हैं तो इसी तरह का बॉडी हो जाता है। और साथ में अगर आप किसी बॉल को गोलाकार करके फेंकते हैं तो आपका शरीर का पीछे वाला भाग क्या हो जाता है, झुक जाता है पीछे की तरफ, और पैर आपका वहीं का वहीं स्थिर रहता है। तो इसको क्या कहेंगे, केंद्र बहिर्मुखी बल कहेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। कोरियालिस बल से क्या समझते हैं? पृथ्वी के आवर्तन या घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के ऊपर स्थित किसी भी स्वच्छंद गतिशील वस्तु के ऊपर एक प्रकार का बल प्रभाव डालता है, जिस वस्तुओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा परिवर्तनकारी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। घूर्णन गति जो होती है तो क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी गतिशील वस्तु या स्वच्छंद, इनके ऊपर क्या है कि एक बल पड़ता है, और इस बल के कारण से क्या है कि वो वस्तु अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाते हैं, अपना दिशा बदल लेते हैं। इस दिशा परिवर्तनकारी बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक। फेरल के सूत्र क्या हैं? फेरल बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमेशा पूछा भी जाता है। फेरल का सूत्र क्या है, पहले यहाँ देखते हैं। आपका पृथ्वी पर स्वाभाविक स्थिति में बहने वाली वायु और एवं समुद्री स्रोतों के ऊपर